जगमग जगमग करतो आयो रोशनी को त्योहार था सगळाने म्हाको नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में स्वागत सगला को। कार्यक्रम में था के सागे मैं हूँ पूनम कंवर और हमारे सागे है मैं प्रणय भारद्वाज। आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत राजस्थान की संस्कृति में डूबे हुए इस कार्यक्रम जिसका नाम है अलबेलो राजस्थान में। और पूनम जी, भाई जिस त्योहार की हम बात कर रहे थे पिछले दिनों वो तो आ गया, शुरू हो गया आज से। आज 5 दिन को जो आपनो दीपोत्सव है वो शुरू हो गयो है। जगमग जगमग कर तो हाँ बिल्कुल जगमगाता त्योहार है। और पता है पूनम जी, ये धनतेरस क्यों मनाया जाता है? धनतेरस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक बार क्या हुआ कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग श्रीहीन हो गया। अब सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उपाय पूछा। उन्होंने उपाय में बताया कि समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन जब हुआ तो भगवान धन्वंतरी सोने के कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए। वहीं से हमको आयुर्वेद का ज्ञान भी मिला और हमें निरोगी होने का उपाय मिला। तभी से हम आज के दिन धनतेरस मनाते हैं। तो आज धनतेरस का त्योहार है तो सगला ने धनतेरस की घनी शुभकामनाएं। कुल मिलाकर बात आ है कि प्रगति पर थाको कारोबार हुए, घर में सुख शांति और समृद्धि को विस्तार हुए, थाका सगला संकटा को नाश हुए, अशो थाको धनतेरस को त्योहार हुए। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई। सभी दर्शकों को धनतेरस पर्व की शुभकामनाएं और आने वाली दिवाली पर्व की भी शुभकामनाएं। बिल्कुल। और अब बताओ, आज कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में कौन सा संस्कृति का परिचायक जगमग जगमग करता पधारिया है? जगमग नहीं, सुरीला परिचायक पधारिया। अच्छा। दरअसल क्या होता है, हम जब भी किसी पर्व की बात करते हैं, कुछ उत्साह होता है, उमंग होती है, कोई उत्सव होता है, तो संगीत तो अपने आप उसमें जुड़ जाता है। अब हम जब राजस्थान में हैं तो राजस्थान की संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का जो लोक संगीत है वो तो कहाँ अछूता रहेगा। तो लोक संगीत से जुड़ी हुई ऐसी एक हस्ती को हमने बुलाया है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की म्यूजिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो आइए हम दोनों मिलते हैं डॉक्टर अंशु वर्मा से। बहुत बहुत स्वागत अंशु जी आपका अलबेलो राजस्थान में। जी जी, बहुत नमस्कार। और आप सभी लोगों को भी आज का जो पर्व है उसकी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई है जी। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ा। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सुर संगीत सुपरिचय लेवा और त्योहारा की बधाइयां देवा, त्योहारा का बारे में बातें करा। हाँ। कि कौन की कसीक चल रही है तैयारियां? हाँ, सबसे पहले तो इनसे पूछा अंशु जी से, भाई कैसी तैयारी अंशु जी दिवाली की आपकी बताइए। हाँ, दिवाली की बहुत ही कमाल की तैयारियां हैं। और राजस्थान तो क्योंकि वैसे ही इतना रंग रंगीला प्रदेश है, हाँ। यहाँ पे तो हर उत्सव को मतलब एक वो यूं ऐसे त्योहार, महा त्योहार जैसे मनाया जाता है। तो दिवाली की भी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है। सारा जयपुर चमक रहा है और सबके घरों में एक उल्लास है, एक दीपोत्सव की एक तरंग है। जी जी जी। तो जब ये उल्लास होता है, दीपोत्सव की तरंग, जो उत्साह होता है, इस उत्साह में जो आप जैसे संगीतज्ञ होते हैं उनका तो शुभारंभ ही संगीत की स्वर लहरी से होता है। तो आज का शुभारंभ भी संगीत की स्वर लहरी से करें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि जो सबसे पहले हमारे गणनायक हैं, जो हमारे गणाधीश है, गजानन जी है, गणपति जी है, उन्हीं को बुलाएं हम अपनी सभा में और यहीं रंग बरसाएं वो अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक राजस्थानी लोकगीत से उसकी शुरुआत करती हूँ। बिल्कुल। और गणपति जी को बुलाते हैं। जी जी। महाराज गजानंद आवो जी, मारी सभा में रंग बरसावो जी। महाराज गजानंद आवो जी, मारी सभा में रंग बरसावो जी। मारी सभा में रंग बरसावो जी, मारी सभा में रंग बरसावो जी, मारी सभा में रंग बरसावो जी। महाराज गजानंद आवो जी, मारी सभा में रंग बरसावो जी। रणत भवर सु आवो गजानंद, रणत भवर सु आवो गजानंद, रिद्धि सिद्धि सागर ल्यावो जी। महाराज गजानंद आवो जी, मारी सभा में रंग बरसावो जी, मारी सभा में रंग बरसावो जी, मारी सभा में रंग बरसावो जी।
जय हो गणेश जी महाराज। गणपति जी को गणपति इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो गणों के देवता हैं और विशेष रूप से केतु के देवता हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, मंगलकारी हैं, मोदक का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो और जी हाँ, दीपोत्सव की शुरुआत जगमग जगमग धनतेरस से है। यही कार्यक्रम की शुरुआत गजानन गणेश जी महाराज से हैगी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंशु जी, आप संगीतज्ञ हैं, बहुत अच्छा संगीत आपने ग्रहण भी किया अपने गुरुओं से और संगीत की शिक्षा भी आप प्रदान कर रही हैं। बहुत सारे युवा हैं जो आपके सानिध्य में संगीत सीखते हैं, लेकिन जब आपका जो आरंभ हुआ संगीत सीखने का, उसमें जो आपने शोध किया, कला मर्मज्ञ, लोक कला मर्मज्ञ कहेंगे, कोमल कोठारी जी पर आपने बहुत गहन अध्ययन किया। जी। तो जब उनको अध्ययन करते हैं, वो तो उनके पास तो एक विस्तार है, बहुत बड़ा खजाना है। आपने क्या नया पाया? एक लोक संगीत तो हम सुनते हैं, अपने मन में बसा लेते हैं कि हमारा राजस्थान का लोक संगीत है, लेकिन जब अध्ययन करते हैं और वो भी कोमल कोठारी ऐसे एक बहुत विस्तार जिनके पास खजाने का रहा, उनका जब अध्ययन करते तो क्या नया पाया? हाँ, देखिए, कोमल कोठारी जी का मैं जब भी स्मरण करती हूँ तो मुझे लगता है कि राजस्थान का जो संगीत है, जो लोक संगीत है, उसको एक जो पायदान मिला था हमें, वो कोमल कोठारी जी की ही देन है। इसमें कोई निसंदेह नहीं है, क्योंकि राजस्थान का जितना भी लोकगीत है या लोक संगीत है, एक समय था, शायद 1955 या 1950 के आसपास की ये हमारी बात है, जब राजस्थान के लोक गीतों का गायन, क्योंकि लंगा मंगणियार हमारे यहाँ की जो कम्युनिटी है, जो जाति है, उनके यहाँ से गाना बजाना होता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आर्थिक तंगी और बहुत सारी दूसरी जो विपदाएं थी वो उन पे लगातार थी। उन्होंने लोक संगीत को गाना बजाना छोड़ दिया था और उनके जो वाद्य यंत्र थे वो उन्होंने बिल्कुल त्याग दिए थे। पर कोमल कोठारी जी ने उस समय इस लोक गीतों को वापस से पुनः स्थापित किया। देखिए, स्थापित तो वो थे, लेकिन एक अच्छे मंच पर एक मतलब एक उसकी जो समृद्ध जो परंपरा है उसी के साथ उसको स्थापित किया। मैं यहाँ पे मतलब एक बात का और जिक्र करना चाहूँगी। उन लोगों ने एक प्रेरणा नाम की एक राजस्थानी एक पत्रिका का भी इजाद किया जी। उस पत्रिका के अंदर लोकगीत, मतलब हर एक वो उसमें अंक के अंदर एक लोकगीत का छपना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोकगीत और लोक संगीत के बारे में हम सभी लोगों की एक ही धारणा रहती है कि ये तो सर्वव्यापी है और सर्वव्याप्त है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमें नहीं पता कि लोकगीत की असली महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उस महत्व को समझ के कोमल जी ने और कोमलदा ने उसको वापस स्थापित किया। कोमल कोठारी जी ने बहुत सारे हमारे ऐसे लोक वाद्य भी थे जो विलुप्त थे या बच तो रहे थे लेकिन जनमानस के सामने नहीं थे, उन्हें भी उन्होंने एक मंच पे स्थान दिया और कई ऐसे लोक वाद्यों से हमको मिलवाए जिनके हम नाम भी नहीं जानते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप प्रणय जी। देखिए, क्योंकि सारंगी और कमायचा हम सब जानते हैं, लंगा और मांगणियार का एक वो है विशेष वाद्य यंत्र है, पर स्थिति ऐसी थी उस समय, और हो सकता है अभी भी, मुझे कोई दो राय नहीं है, उस समय सारंगी जैसा वाद्य हमारे यहाँ से लुप्त हो गया था, क्योंकि सब लोगों ने हारमोनियम और पेटी को बजाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उसको सिखाना आसान होता है। और दूसरी बात, दूसरा जो तथ्य ये है कि उस टाइम थी नहीं, सारंगियां ही नहीं थी। अब सारंगी जैसा वाद्य हमारे राजस्थान के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। और देखिए, क्लासिकल म्यूजिक में भी सारंगी है, लेकिन जो राजस्थानी फोक की जो सारंगी है वो बिल्कुल इतर है, वो बिल्कुल चेंज है वो उससे। तो उस समय ऐसा आया कि सारंगी सिर्फ 2 सारंगियां थी। उसका मुख्य कारण ये है कि जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जी, वहाँ हमारा ये सारा लोक संगीत और लंगा मंगणियार लोग बसते हैं वहाँ पे। हाँ। तो क्योंकि आज़ादी के बाद में वो बॉर्डर बंद हो गया, अलग अलग हो गया पाकिस्तान और भारत। तो जब वो अलग अलग हो गया तो उसके बाद सारंगियों का जो बनाने वाले कलाकार थे वो सब पाकिस्तान में जा बसे। तो एक जो सीमा के जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने सारंगी को छोड़ दिया। और पर ये कोमल कोठारी जी की ही मैं बिल्कुल इसको बोलूंगी बार बार इस बात को, कि कोमल कोठारी जी ने उसकी वर्कशॉप्स चलाई और पुनः हमें सारंगी जैसे जो वाद्य यंत्र है वो हमें प्राप्त हुए। उसके अंदर जोधपुर के बहुत सारे लोगों ने उनका सहयोग किया, संगीत नाट्य अकेडमी ने उसका बहुत सहयोग किया, लेकिन ये कार्य का जो दारमदार थी वो कोमल कोठारी जी ने अपने हाथ। और सब चीज़ों के संरक्षण के खातिर वह जोधपुर में रूपायन संस्थान की क्या बात है, आपने तो बहुत कमाल की एक बात बोली है पूनम जी। बिल्कुल, रूपायन संस्थान का जो निर्माण हुआ था वो भी इसी लक्ष्य को लेकर हुआ था। उनके साथ विजय दानदेथा जी, जिनको हम विजय जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने और कोमल कोठारी जी ने उनका जो बहुत सारा एक जो उनका सखाओं का जो ग्रुप था
उन्होंने मिलकर इस कार्य को किया। उसमें सुधा जी राजहंस का भी मैं नाम यहाँ जिक्र करना चाहूँगी। उसके अलावा मदन मालवीय जी उनका भी मैं नाम यहाँ लेना चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे लोगों ने हमें वापस से उस राजस्थानी लोक संगीत की जो परंपरा थी उसको वापस से बहुत अच्छे से हम सबके समक्ष वापस बिल्कुल लेके आपने आए। सही कहा अंशु जी। और बहुत सारे नेपथ्य के जो कलाकार थे जो कहीं सामने नहीं थे उन्हें वो सामने लेके आए। और पूनम जी अभी हमने जो गणपति वंदना सुनी ना उसमें भी नेपथ्य में एक कलाकार हैं, भले ही वो सामने नहीं है लेकिन उनका हम धन्यवाद करते हैं। ढोलक पे हमारे संग अरुण जी हैं जो अंशु जी का साथ दे रहे हैं, तो अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो आगे हम जो लोकगीत सुनेंगे उसमें भी वो साथ देंगे। तो लोक ताल पूरी तो विकी साथ ही बैठ रही है। हाँ, बिल्कुल हाँ। बिना रिदम के राजस्थानी लोक संगीत में बोला जाता है हाँ। कि स्वर चला जाए, वैसे संगीत में ही बोला जाता है लेकिन जो रिदम है उसकी हाँ। वो उसकी बात ही अलग है। वो रिदम से ही मजा आता है। और जी। हमारे राजस्थान के लोकगीत भी ऐसे हैं कि उसमें अपने आप एक रिदम है, आपके संग रिदम नहीं हो तो भी आप गाएंगे उसी रिदम। वही चीज है। बिल्कुल तो जिन दो सारंगियों का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसमें से एक सिंधी सारंगी मानी हाँ, जाती है जो हमारे लोक संगीत में बजाई जाती है, बिल्कुल। और एक शास्त्रीय संगीत की सारंगी अलग है। दोनों का थोड़ा सा सुर अलग है, बातचीत दोनों की अलग है। तो आपको क्या लगता है, आप तो क्लासिकल में भी महारत हासिल है आपको, तो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत और राजस्थान का लोक संगीत दोनों में कुछ अंतर लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न किया है क्योंकि अक्सर जब बच्चों के साथ बात होती है तो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, राजस्थानी लोक संगीत को एक हास्य मतलब उसको थोड़ा सा एक अलग एक वो मिलता है, उसको एक पायदान कह सकते हैं हम, कि लोगों को लगता है कि शास्त्रीय संगीत थोड़ा सा उच्च है और लोक संगीत उच्च है। तो मैं सबसे पहले तो अपनी इसी बात को काटती हूँ और मैं आपको बोलूँगी कि संगीत तो संगीत है। अगर वो शास्त्रबद्ध है तो वो शास्त्रीय संगीत है, और जिसमें कोई व्याकरण अगर हम नहीं जान पाते हैं व्याकरण जी, तो वो लोक संगीत है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत की जो सबसे पहला जो अंतर है वो यही है कि शास्त्रीय संगीत में आपको शास्त्र पता होता है उसका, और लोक संगीत में आपको उसकी व्याकरण नहीं पता होती है कि क्या है। जो आपके मन में जो सहज आ गया, आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारे जितने भी कलाकार हैं वो तार सप्तक से गाते हैं, और जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक के जो लोग हैं वो मध्य सप्तक से जाके तार सप्तक तक जाते हैं। तो ये जो कुछ चीजें हैं। अच्छा, एक बात और मैं कमाल की, मतलब मुझे अभी इसी दौरान जब मैं आ रही थी इस कार्यक्रम में, तो अलबेलो राजस्थान ने तो बहुत कुछ हमें दिया है। राजस्थान की ये जो सारी धरोहर है इसको हम सबके सामने लेके आया है। उस दौरान मुझे एक चीज पढ़ने के लिए मिली, उसमें ये लिखा हुआ था, राजूरकर जी हमारे म्यूजिक के एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, चंद्रकांत राजूरकर जी, बिल्कुल सही। तो उन्होंने ये बात लिखी है कि राजस्थानी लोक संगीत जो है बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बराबर है और बहुत आसपास है, लेकिन वो राजस्थानी लोक संगीत क्लासिकल म्यूजिक नहीं बन सकता। हाँ, वो ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो हमको लगता है कि अरे ये तो शास्त्रीय संगीत का वो उसमें आता है, जिसमें किरवानी है, सारंग है, हमारा जो घूमर है वो सारंग में है, लेकिन हम उसको फिर भी राजस्थानी लोक संगीत के ही श्रेणी में लेते हैं। हम उसको क्लासिकल नहीं बना सकते, और क्लासिकल की बहुत सारी ऐसी रागे जैसे कालिंगड़ा है, उसको हम नहीं बोल सकते कि ये राजस्थानी लोक संगीत है। दोनों में बहुत अंतर है। एक हमारे यहाँ की जो मांड है, मूमल है, वो भी थोड़ी सी हमारी जो मतलब हमारी एक गायन शैली है ठुमरी, उसके आसपास है, लेकिन मांड है। वो तो है। उसको हम इस तरह, और जिसको क्लासिकल गाना है वो क्लासिकल गाएगा। ऐसा माना भी जाता है कि जो शास्त्रीय संगीत के सुर हैं वो कहीं ना कहीं लोक संगीत से शास्त्रीय संगीत में आए हैं, तो शास्त्रीय संगीत का जो प्रादुर्भाव है वो बना भी और वो अपने चरम पे भी पहुंचा है। बिल्कुल, आपकी बात से एक मत है ये हमारे, लेकिन फिर भी मैं इसी बात पे कायम हूँ कि दोनों संगीत है वो अलग अलग उसमें है। महादेवी वर्मा जी ने तो बोला भी है ये बात कि जो लोक संगीत है वो सुख दुख का साथी है। बिल्कुल सही। वो संवेग है, वो भाव है, उसके अंदर जो स्वर रचना है वो बिल्कुल अलग है। क्लासिकल म्यूजिक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक लक्ष्य है। बिल्कुल सही। पर राजस्थानी लोक संगीत के पास तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, पूनम जी अभी भी कुछ ना कुछ गीत गुनगुना रही थी। कुल मिलार में तो वही समझ में आई है बात सु कि जो मैं घर बैठा जो गीत गावा, कोई भी तीज त्योहार है, चाहे कोई देवता का गीत गाओ, तो वो भी लोकगीत है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी बात लिखी है और उन्होंने बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ इसको सिद्ध किया है कि ग्राम्य गीत है वो हमारे आर्यों के वेद हैं।
तो जो वेदों में लिखा हुआ है कि हमें कैसे जीवन जीना है, वो हमारे लोकगीतों में मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कमाल की चीज़ है। लोक संगीत आप जितना जाते मतलब उसमें घुसते जाएंगे, आपको उसमें से कितनी सारी ऐसी परतें हैं जो आपको समझ में आएगी। हम जो पहन रहे हैं, हम जो ओढ़ रहे हैं, हम जो खा रहे हैं। कोमल कोठारी जी ने अपना एक म्यूजियम भी बनाया है, अरुणा झंडा म्यूजियम। वहाँ पे उन्होंने झाड़ुओं का संग्रह किया है। आप सोच सकते हैं हाँ। कि झाड़ू जैसी चीज जिसको हम कितने मतलब ठीक है झाड़ू है लेकिन उसका संग्रह किया गया है, और उसके साथ जुड़ी हुई सारे जितना भी सरोकार है, सामाजिक सरोकार है, उसको उन्होंने वहाँ बताया। राजस्थान में कई तरह की झाड़ू, जिसे बुहारी बोलते हैं, वो मिलती हैं, इसलिए वो संग्रह भी अपने आप में मूल्यवान है। और अबार भी को घणो ही महत्व हो रहा हाँ है। भाई। चारू मेर झाड़ा बुहारा चाल गया है जीसू, है ना। और आज तो बहुत झाड़ा कमाल बुहारी का अंतिम दिवस है, धनतेरस है, तो आज सफाई कर लो भाई। आज सफाई पूरी होगी है। आज तुम्हें घड़ा ठाला बैठे हैं आज, और आज धनतेरस होगी, काल रूप चौदस हो जासी, तो आज जत्ता दिना झाड़ा फूका कर, और पचे जो धूमसा सा आपा हुआ है ना, काल सगली लुगाया, आदमी, महिला, सब टाबर, सब रूप चौदस का दिन आपको रूप निखार थोड़ा सज धज जासी। तो पूनम जी, आप क्या क्या पकवान बना रहे हो दिवाली पे, ये बताओ। पकवाना का तो चाल गया, देखो कहीं आकर सह दिन काइटा बना पावा, कौन बना पावा, टेम रेवे कौन रेवे, तो थोड़ा घना आगा पाछा करता अबार से ही शुरू कर दिया। अच्छा। तो गुंजा है, राजस्थानी अपना चावल है, मूंग है, भी दिन दिवाली के दिन हमारे घर तो चावल मूंग बनया करे। हाँ बिल्कुल, भी तो परंपरा रही। हाँ, और मीठा कमाए ने मिठाइयाँ थोड़ी घनी बाजार से आ जावे, ज्यादा घरों बना लिया। हाँ, तो जो मिठाई खराब नहीं हो, पोटली बांध के ले आना, हम खाएंगे अगली बार, है ना। हाँ, दिवाली तक थागा बने जो थे भी ले रहा जो, मारी की बाट मत जाग जो। नहीं बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। अंशु जी, आपने अभी भी बताया कि जो आप संगीत सिखा रही हैं आज की पीढ़ी को, तो मेरे मन में एक प्रश्न अंगड़ाई ले रहा है, वो ये कि अब आप सिखा रही हैं, क्योंकि आप तो व्यक्तिगत रूप से गुरु हैं, आपके शिष्य हैं सामने, क्या ये जो सिखाना है, ये जो भी पद्धति है सिखाने की, क्या ये हमारे किसी पाठ्यक्रम में है, खासकर लोक संगीत? हाँ, ये थोड़ा सा एक कमी है। वैसे तो राजस्थान विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे एमए का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम लोगों ने लोक संगीत को जोड़ा है। हाँ। पर वो ही वाली बात है कि बच्चों का जो रुझान है, जो हमारे जितने युवा हैं, उनका जो रुझान है वो थोड़ा कम रहता है लोक संगीत में, क्योंकि हमारी मानसिकता ये बन गई है कि शास्त्रीय संगीत या फिल्मी संगीत या और जो दूसरा संगीत है वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे तो कोक स्टूडियो में आपने देखा होगा कितने सारे गाने आजकल वापस रिक्रिएट हो रहे हैं, लेकिन वो रिक्रिएट जो हो रहे हैं वो जो उसकी मौलिक रचना है वो खत्म हो जाता है, उससे थोड़े से इधर उधर हैं। लेकिन एक चीज है, अब अंशु जी आप कह रहे हैं कि युवा उससे जुड़ते नहीं है, लेकिन अगर काले कूद पड़े हो मेला में ये गाना गाए तो सारे युवा नाचेंगे उस पे, तो ये दूरी और जुड़ाव दोनों एक साथ है, तो ऐसा क्यों है? देखिए क्या है कि रिदम, राजस्थानी लोक संगीत में या कोई भी आप ले लीजिए लोक संगीत, उसके अंदर रिदम का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। आपने लय, और लय के लिए ऐसा बोला जाता है कि हमारे शरीर में एक जो लय, उसी लय का जो अभिव्यक्ति है वो लोक संगीत में आपको सहज मिलेगी। हाँ। क्योंकि हम लय से जब कनेक्ट करते हैं, तो हम चाहे काड़ू कूद पड़ो मेला में हो, चाहे दूसरा कोई गाना हो जिससे हमने कनेक्ट कर लिया, हम उससे जुड़ जाते हैं। तो वो अच्छा, एक बात अभी जब आपने ये वाली बात बोली, तो कालबेलिया जो लोक नृत्य है उसने यूएनओ की लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त किया है। तो हमें तो बड़ा गर्व होना चाहिए हमारे इस कालबेलिया लोक नृत्य में। यूएनओ की लिस्ट में कूद पड़े मेला को, ये जो कालबेलिया है, इसको हेरिटेज सॉन्ग के रूप में लिया गया है। बिल्कुल। उसके अलावा भी हमारे यहाँ राजस्थान की जो पद्मश्री है गुलाबो जी, उनका जो स्ट्रगल है वो भी मैंने थोड़ा सा जाना कि जब वो पैदा हुई तो क्योंकि लड़की थी तो उनको मारने की साजिश की गई, और पर उनको मतलब क्योंकि उनको आना था इस क्षेत्र में, उनको पद्मश्री लेना था, तो वो वहाँ बची, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो परचम लहराया है लोक संगीत का, लोकगीत का, कालबेलिया शैली का। क्योंकि कालबेलिया शैली भी पहले अंदर जो था, मतलब उनका जो समुदाय था उसी में ही नाचा गाया जाता था, उसको मंच पे नहीं मिला था स्थान। पर क्योंकि जब ऐसे मतलब कोठारी जी जैसे लोग हुए, उन्होंने उसको एक मंच पर पहुंचाने की जो कार्य किया, तो वो सच में सराहनीय है। और लोगों ने मतलब उसको देखा, उसको समझा, उसकी जो आपने उसका जो वेशभूषा है उसको देखिए, आपको अलग से कहीं कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि अरे ये तो कालबेलिया है। कालबेलिया पूनम जी ऐसा नृत्य रहा है जैसे राजस्थान में बंजारे हैं, ऐसी कालबेलिया सांपों को ले जाते थे और उनको दिखाते थे, और अब तो खैर काफ़ी उसमें उन्नति हो गई है, लेकिन फिर भी वो जो संगीत का प्रभाव रहा ना पूनम, वो तो अभी भी है। कालबेलिया का ये जो डांस है, ये तो
जहां भी होता है, जिधर भी देखते हैं हम उसमें कूद पड़ते हैं। बिल्कुल, और गाना में ही है कूद पड़ो। डटड़ो को नहीं है कि कूद पड़ो। बहुत सही बात। और जो आप बदलता स्वरूप की बात कर रही हैं, हाँ भैया है ना मैडम को एक आर्टिकल भी है जी मैं लिखा है कि लोक संस्कृति को बदलतो स्वरूप। हाँ। बिल्कुल क्योंकि अब हर जगह तकनीकी आ गई है और टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसने माध्यम का काम तो बहुत अच्छा किया है कि आप और हम एक टेक्नोलॉजी के सहारे सब लोगों तक अपनी बात रख सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं। लेकिन जो मिश्रण टेक्नोलॉजी का हुआ है संगीत में, लोक संगीत में, विशेष रूप से लोक संगीत का मैं यहाँ इसलिए जिक्र करना चाहती हूँ क्योंकि लोक संगीत में जो बात है वो उसकी स्क्रिप्ट है, वो उसके शब्द रचना है। अगर आपने उसकी शब्द रचना को ही हटा दिया तो फिर उसमें कुछ ज्यादा बचेगा नहीं, उसकी आत्मा तो विलुप्त हो गई। हाँ, तो टेक्नोलॉजी ने, और क्योंकि क्या है कि चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं कि इसके ये शब्द को हटा के यहाँ जोड़ देते हैं, इसकी इस रिदम को हटा के वहाँ जोड़ देते हैं। एक कोक स्टूडियो में मैं जो जिक्र कर रही थी आपसे, उसका एक गाना था, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के बताती हूँ जी। सांवरियो घट माई रे रमैयो घट माही, थन कठे थन कठे थन कठे हिर बाजाऊं रे हो जी। इसको उन्होंने जिस अंदाज से प्रस्तुत किया है, हमारे यहाँ की जो भंवरी देवी है वो बहुत अच्छे और बड़ी पॉपुलर हैं इस गाने के लिए। जी। और भी तमाम गायक होंगे, पर उसको जब सोना महापात्रा जी ने गाया जी तो उसको बिल्कुल रॉक बना दिया उन्होंने। हाँ। क्योंकि इसमें जो रिदम है उसको लोगों ने बड़ा अट्रैक्ट किया लोगों को, और उसको जब गाया तो बिल्कुल चेंज उसका वर्जन था, उनका कॉस्ट्यूम चेंज था जी। जबकि ये हमारे राजस्थान का इतना गंभीर गाना है जी। अच्छा जी, ये जो आपने बात की ना, अब इसमें दो पहलू हैं। देखिए, सिक्के के दो पहलू हो गए, दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, अलग अलग दिख नहीं रहे। पहला पहलू तो ये है कि युवा हमारा दूर भाग रहा है लोक संगीत, जैसे आपने अभी कहा कि वो लोक संगीत में उतनी रुचि नहीं ले रहा, उसकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, उसको बहुत भागम भाग का जीवन मिला है इस पीढ़ी को। लेकिन दूसरी ओर ये है कि आप सोना महापात्रा जी ने इस तरह से गाना गा दिया, अगर वो इस तरह से नहीं गाएंगे तो शायद युवा उसको ग्रहण भी नहीं करेगा। यही प्रयोग शायद उन्होंने सोच के किया हुआ कि चलो ऐसे ना सही तो ऐसे ग्रहण करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात से एक बात मुझे याद आई कि जैसे अभी हमने जिक्र किया था कि सारंगी लुप्त हो गया था, तो सारंगी इसलिए लुप्त हुआ क्योंकि उसका प्रयोग बंद हो गया था। तो अगर लोक संगीत में आपको उसकी का जो महत्व आपको पता लगाना है और उसके महत्व के साथ उसको अपनाना है, तो उसका जो सारा पैकेज है वो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। देखिए, लंगा मांगणियार का जो वाद्य यंत्र है सारंगी और कमायचा, जब वो गाते हैं तो लंगा मांगणियार तार सप्तक से गाते हैं। हाँ। पर वो क्यों गाते हैं तार सप्तक से? इसके पीछे सारंगी का तार है। अच्छा। उनका जो तार है वो ऐसा मिलाते हैं कि वो तार सप्तक से गाते हैं। सेम ऐसे ही मांगणियार है, वो कमायचा से गाते हैं। अच्छा। कमायचा से जब वो गाते हैं तो उसका जो तार है वो गट स्ट्रिंग जो है उससे बना होता है, जो कि मंद्र सप्तक का होता है। तो जो उसका रूप रंग है, जो उस गाने का महत्व है, वो उसी के साथ आएगा। ये बहुत अपने बड़ा गूढ़ गाना आपने बताया। तो मतलब कुल मिला जी संस्कृति है अपनी भाई, ये बात है कि सब रड़िया बड़िया सा हो रहा है ना। वो भी सगड़ा मिलजुल बनेड़ा है। अब पुनः मैं सोच रहा हूँ कि इतना अभी प्यारा सा जो गाना गाया था ना लोकगीत, क्या वो हम सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे साथ अरुण साथ देंगे उसमें रिदम में। बड़ा मिठास उस गाने में अपने आप में है। थन कठे थन कठे थन कठे थन कठे थन कठे हिर बाजाऊं रे ओ सांवरियो घट माई रे रमैयो घट माई, सांवरियो घट माई रे रमैयो घट माई, थन कठे थन कठे थन कठे थन कठे थन कठे हिर बाजाऊं रे हो जी। ब्रह्मा जी देखा विष्णु जी देखा, ब्रह्मा जी देखा विष्णु जी देखा, देखा सीता माई रे देखा सरस्वती माई रे, सांवरियो घट माई
थन कठे हीर बाजाऊ रे हो जियो। देखिए इसके शब्द कितने कमाल के जी हैं जी जी। कि कहाँ ढूंढ के आऊं हाँ हाँ तुम तो मेरे घट में हो सांवरा। और यही लोक संगीत और लोकगीत हैं हमारे। जी, जी। मतलब जो हिया में है ना भी ना हेर कौन सको वो ना आपा ने खुद न समझना पड़सी का भाया वो तो अटैच हाँ, बसेड़ो बिल्कुल। है। मैंने बहुत छोटा सा आपको एक रूप बताया, बाकी इसके अंदर राम जी देखा, हाँ। फिर लक्ष्मण जी देखा और पर्वत देखा, गीत देखा, नदी देखी। आप पर कौन ला दो हाँ, क्योंकि वो तो हिया में में ही है वो। हाँ हाँ जी। वही तो बात है। तो अंशु जी, आपको क्या लगता है कि कोमल कोठारी जी के समय से लोक संगीत बाहर निकला, मंच पे आया, अब आज का जो समय है वो थोड़ा सा फ्यूजन का समय आ गया है ना कहीं मिलता है हमारा आज का मॉडर्न संगीत और वो पुराना लोक संगीत, कहीं हम फ्यूजन के उसमें सुनते हैं, कुछ कमी भी पाते हैं और कहीं पर लगता है कि नहीं ठीक है, अच्छा है, कम से कम बाहर तो आए। हाँ, आपको लगता है कि लोक संगीत राजस्थान का अपने अस्तित्व में सही जगह पर है? और बिया भी आधुनिकता की बात करा तो आधुनिकता जरूरी है, तो बी के साथ किया जुड़े हो? हाँ, देखिए वैसे भी पानी के लिए भी कहा जाता है कि अगर ठहरा हुआ पानी होगा तो सड़ान देगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो क्योंकि बच्चों के साथ काम करते हुए, बच्चों के साथ समझते हुए ये बात तो समझ में आई है कि इसका जो प्रारूप है, इसका जो रूप है, उसमें कुछ परिवर्तन तो हमें चाहिए, कुछ तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें अभी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके साथ हमें काम करना है और हम कहीं भी पिछड़े या पीछे नहीं रहना चाहते। तो अब लेकिन बात आती है इसका जो स्वरूप है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। तो इसकी जो लिरिक्स है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इसकी जो स्वर रचना है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इसका जो प्रेजेंटेशन है। हाँ, मैं एक बात और यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी कि राजस्थानी लोक संगीत में अकेला कुछ नहीं है। आप अकेला कोई राजस्थानी लोक संगीत अगर आप गाते हैं तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा जो आप मंडली के साथ गाते हैं। समूह पूरा होना चाहिए। हाँ, हाँ, पूरी मंडली। क्योंकि राजस्थान का जो लोकगीत, लोक संगीत है या जितना भी लोक संगीत है आप देख लो, वो पूरे मंडली के साथ पंचायत के चौबूतरे में बैठ के गाने वाला है। जी, जी, अकेले आप गाते हैं क्योंकि अभी बीच में कोविड आया, ये सब आया, तो सोलो और अकेला थोड़ा सा हो गया था। लेकिन अब क्योंकि अब स्थितियां बहुत अच्छी है तो अब हमें उस तकनीकी मतलब उस टेक्नोलॉजी की इतनी जरूरत नहीं है। हम मंच पे अपनी प्रस्तुतियां दें, और मैं बच्चों से भी ये बार बार ये बात बोलती हूँ और मैं आज भी इस मंच से ये बात बोलूंगी, संगीत बिल्कुल कमतर नहीं है। आपको अगर कोई इस बात के लिए कहता है तो आप उसको उसकी रचनाएं सुनाएं, पर उसकी प्योर रचनाएं सुनाएं, आप उसको एसेंस के साथ सुनाएं और फिर आप देखिए। अभी बीच में एक गाना आया था घूमर, राजस्थानी घूमर। पर हमारा जो घूमर है और वो जो घूमर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमारे जयपुर के जो चिरंजीव लाल जी गाते हैं, चिरंजीव लाल तंवर जी, जी जी जी, वो जो घूमर गाते हैं, वो घूमर वो सच में घालते हैं, घूमर घालते हैं वो। मेरे को तो मन हो रहा है मैं तो अटा बैठा घूमर घाला। अब आप अतरी बात छेड़ दी तो आज घूमर घाल ही जा। बिल्कुल, मैं आपको एक गाना और सुनाना चाहूंगी और मैं इस गाने का जो महत्व है, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारे यहाँ पे हर गीत के पीछे कमाल की स्टोरियां हैं, कमाल की कहानियां हैं, तो वो भी मैं आपको जिक्र करना चाहूंगी। हम जी, पहले मैं आपको गाना सुनाती हूँ, फिर मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है। वैसे भी पूनम, वही कहानियां तो हर गाने के पीछे रही हैं, तभी तो वो गाना निकला है। अभी जीवन शैली की बात हुई थी ना कि हमारे जीवन संगीत में ही लोक संगीत छुपा है। जी जी जी। काली रे कलायन उमटिए पिने हारी जियलो, हो मेरी गानैनी जियलो, मोटोड़ी छाटारो बरसे में है बाला गयो, मोटोड़ी छाटारो बरसे में है बाला गयो, कुण जी खुदाया कुवा बावड़िए बनिहारी जियलो, हो मेरे गानैनी जियलो, कुण जी खुदाया समद तड़ाव बाला गयो, कुण जी खुदाया
दूसरा जी खुदाया कुआ बावड़ी बिनहारी जी लो हो मृगा नैनी जी लो जेठ जी खुदाया समद तलाब बाला गयो पीव जी खुदाया समद तलाब बाला गयो ओरा रे काजल टीकी रे बनिहारी जी लो हो मृगा नैनी जी लो ठारोड़ा फीका फीका नैन बाला गयो थारोड़ा फीका फीका नैन बाला गयो ओरोरा परेणा परदेस जी बनिहारी जी लो हो मृगा नैनी जी लो मारोड़ा बसे हैं परदेस बाला गयो मारोड़ा बसे हैं परदेस बाला गयो। वाह वाह। अब देखिए इसमें जो स्टोरी है जी। वो ये है कि हमारे राजस्थान में शादियां जल्दी हो जाती थी और लड़की ससुराल आ गई और लड़का काम के लिए बाहर चला गया और थोड़े जब वो यंग हुए तो वापस लड़का आया, लड़की पानी लेने गई है तो लड़के को तो समझ में आ गई कि ये मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है। हाँ। पर लड़की थोड़ी सी छोटी थी ज्यादा तो उसको पता नहीं चला कि ये कौन है। तो वो उसके साथ खेल रहा है, वो उसके साथ बात कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। हाँ। कि तुम ये बताओ ये किसने बनाया, ये कुआं जो है ये किसने बनाया, ये जो बावड़ियां हैं नाड़ा हैं जो नाड़ियां हैं वो किसने बनाई है। तो वो उनको जवाब देती है कि मेरे ससुर जी ने बनाई है और मेरे जेठ जी ने बनाई है और ये जो तालाब है ये मेरे पीयू जी ने बनाई है। फिर वो कहता है कि भाई औरों की जितनी भी मैंने देखी है पनिहारी उनकी तो काजल है, टीकी है, पूरा श्रृंगार है, तुम ऐसे क्यों घूम रही हो। तो वो यहाँ ये बात बोलती है कि उन सब के तो घर में है हाँ। जो पिया जी है और मेरा जो पिया है वो परदेश में है। हाँ। तो वो फिर उसके बाद की भी और भी इसी गाने के माध्यम से कहानी है कि वो उसको कहता है कि चल मेरे साथ चल, अगर तेरा पिया नहीं है तो यहाँ पे। जी जी जी। तो वो कहती है कि ऐसी फालतू बात नहीं करनी है। फिर वो अपने घर जाती है और घर जाके अपने साथ, क्योंकि वो भी अपने घर पहुंच गया तो वो अपने सासू जी वो उसकी थोड़ी सी ऐसे वो थोड़ी वो हो जाती है, परेशान हो जाती है, वो घर आती है तो फिर उसकी सासू जी कहती हैं कि भाई क्या हुआ, ऐसी क्यों परेशान सी हो रही है, तुमको किसी ने कोई गाल करी या कोई तुमको कोई बुरे बोल बोले। तो वो फिर कहती है कि नहीं मुझे कोई बुरे बोल नहीं बोले, मुझे कोई एक मुझे रास्ते में मिला और उसने मुझे ऐसे बोला। तो फिर वो निकल के आता है और वो बोलता है कि वो मैं था। और मतलब इस तरह से इस गाने का जो बनाव सिंगार है, जो कहानी है वो ऐसी है जी। नहीं, बहुत बहुत मीठी कहानी और मीठी कहानियों में ही हमारा संगीत बसा है पूनम जी, है ना। जी, और अठे को अठे ही जाने सगली बातें आएगी कि तालाब नाडी नाला सगली कुआ बावड़ी सगली दिखा दिया अठे बैठे बैठे। तो अंशु जी ये आपने जो अभी संगीत की बात कही, अब त्योहार है दीपावली का, पूरे देश का त्योहार है और देश के बाहर भी जो हमारे भारतीय हैं वो त्योहार मना रहे हैं। विशेष रूप से राजस्थान के तो हर जिले में अपनी अपनी तरह की रोशनी है और बाहर के जो पर्यटक हैं वो इस बार देखने, पर्यटक सीजन, ये वातावरण भी पर्यटक हैं और पर्यटन का है। अब ऐसे में हमारा जो संगीत है, आप की ही बात करें तो आप इस संगीत को लेके बाहर भी गए हैं, देश के बाहर, तो सीमा के बाहर जब गए तो वहाँ का वातावरण थोड़ा सा अलग था। अब यहाँ की जो मिठास जब वहाँ पहुंचेगी तो उस मिठास में उनको भी आनंद आएगा। तो वो अनुभव बताइए कि बाहर हमारे लोक संगीत को कैसे सराहा गया। देखिए साओ पाउलो जो ब्राजील है उसमें हमारे यहाँ का विवेकानंद केंद्र है जी। वहाँ की जो डायरेक्टर हैं वो हमारी भारतीय हैं, ज्योति किरण जी, और वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं वहाँ पे। और क्योंकि राजस्थानी संस्कृति
वो मुझसे पहले मतलब मुझे जानते थे और उनको पता है कि मैंने रिसर्च इसी उसमें किया है, तो उन्होंने मुझे बोला कि अंशु क्यों ना क्लासिकल म्यूज़िक की कोई एक राग वृंदावनी सारंग और उससे जुड़ते जुड़ते कोई और गीत हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैडम आप सारंग अगर वृंदावनी सारंग लेती हैं तो उसमें तो हमारे राजस्थान का पूरा जो लोकगीत का आधा जो पार्ट है वो उसमें ही है। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से हुआ और वहाँ के लोगों में जो क्रेज है, वहाँ पे जो है मतलब अप्रिशिएशन है वो बहुत अच्छा है। उसको अप्रिशिएट करते हैं चीज़ों को, चाहे क्योंकि भाषा की बाध्यता थी, नहीं समझ में आया था। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैडम ने जो मुझे मैसेजेस करे, मैम ने जो मुझे बताया, उसके बाद कि नहीं आपको सबने बहुत अप्रिशिएट किया। हाँ। तो एक जो अप्रिशिएशन है वो आपको अगर मिल जाता है तो फिर और तो क्या चाहिए होता है। तो मतलब आप भी मिठास ने अठों भी ज्यादा ही फुगेड़ो मानो बटा, है ना बटा, क्यों ज्यादा ही मीठी हुई है मिठाई। बिल्कुल। अभी अभी आपने कोविड का जिक्र किया था, तो ये जो समय था, अब वो जो शुरुआत में आपने बात की कि एक समय पर विलुप्त था सारा लोक संगीत, कोमल कोठारी से निकाल के बाहर लाए, ये जो कोरोना का समय था, तो कलाकारों की खातिर बहुत ही ज्यादा हाँ, इसने भी विलुप्त कर दिया था। हाँ, तो वो जो समय था, आप क्या मानती हैं लोक कलाकारों ने कैसा समय बिताया होगा? बहुत कठिनतम समय क्योंकि आप बस सीधा जुड़े रहा अभी। बिल्कुल बहुत मतलब बहुत ज्यादा विसंगतियां थी और कलाकारों के लिए तो चुनौतीपूर्ण था वो पूरा। बहुत अच्छे कलाकारों ने उस टाइम अपने आप को थोड़ा सा अकेला महसूस किया, क्योंकि देखिए अगर आर्थिक सहायता नहीं है, अगर मंच नहीं है, तो कलाकार की तो रोजी रोटी उसी से चलती है। हाँ, तो बहुत सी जगह जैसे डिजिटल मंच मिला उनको, कलाकारों को, और संगीत नाटक अकादमी ने क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, उन्होंने स्कॉलरशिप्स दी कलाकारों को कि कम से कम उनकी जो रोटी है वो तो उनको वहाँ प्राप्त हो उससे। तो विकट समय था, लेकिन वही वाली बात है ना कि निकाल लिया और बहुत अच्छे से निकाला। अभी आप हमारा जवाहर का कला केंद्र का मंच देखिए और सारे कलाकारों का वहाँ जमावड़ा है और कमाल का वहाँ पे सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो ठीक है, एक जो परिस्थिति थी उससे अलग हम लोग आए और हमने लेकिन उस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखा। हमने अपने आप को डिजिटली प्रस्तुत करना सीखा। हाँ, हमें एक ढोलक चाहिए, एक हारमोनियम चाहिए, एक हमें सारंगी चाहिए, कमायचा चाहिए, जो भी चाहिए, और हमें गाने वाले चाहिए लोग। उसी फ्रेम में लोगों ने बहुत सारी प्रस्तुतियां दी है। हाँ। और बहुत सराहनीय प्रस्तुतियां दी है। मेरे ख्याल से बहुत अलग अलग जगह से एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े भी हैं लोग। बिल्कुल जूम और ये जो तमाम जितने भी सोशल मीडिया और ये जो है उससे बिल्कुल जुड़े हैं। तो क्योंकि तकनीकी ने तो बहुत सहयोग तो हमें बहुत किया है, लेकिन वो सिर्फ माध्यम में किया है। समय ऐसे ही, ऐसा समय हर चीज सिखा दे हुआ है जी। आगे समस्या आवे तो गेलो भी को अपने आप दिखा है। हाँ। यही लोक संस्कृति की बात आप करा तो जो एक है लोक संस्कृति को एक अनूठो हिस्सो है फड़। हाँ, तो बी का बारे में जानबो चावला के देवी देवता की फड़। मैं तो जाना न तो अतरोक जाना के आज फलानी जगह बाप देवता की फड़ बाची जा रही है। बिल्कुल। तो बी संस्कृति का बारे में, बी संस्कृति का हिस्सा का बारे में मैं जानबो चावला। देखिए जो है फड़ बाँचते हैं जो हमारे, वो उसमें चित्रकला और संगीत दोनों का ही वो है, और उसके लिए ऐसा बोला जाता है कि वो साम गान के बहुत निकट है। उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है गाने बजाने का, उसमें केवल 1 या 2 या 3 स्वरों में, और जो हमारा साम गायन जो था वैदिक हमारा, वो भी 1 या 2 ही स्वरों में गाया बजाया जाता था। जी। तो फड़ के अंदर जैसे बगड़ावत जी उनकी गुजरों की फड़ है, रामदेव जी की फड़ है, और भी जितनी भी फड़े हैं वो गुजर कम्युनिटी के लोग, देवनारायण जी की है, पापू जी की फड़ है। तो वो सारी पहले जो स्टोरीज बनती है वो मतलब वो उस पे क्या बोल सकते हैं कि वो एक शीट के ऊपर उरेकी जाती है, और फिर जो लोक कलाकार हैं वो उसको बोलते हैं अपने रावण हत्ते से। हाँ। तो वो है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि जब टीवी नहीं था जी, तो इस तरह से दिखाकर बोलकर मतलब उसको दोनों चीज के साथ प्रस्तुत करना, मतलब प्रस्तुति करना कितना जरूरी है। बिना में पढ़े है और गावे है कहानी। हाँ, पूरी कहानी उस पर लिखी हुई रहती है, उस पे कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको दिखाते हैं, फिर वो उस पे बोलते हैं, फिर वो तो मतलब कितनी कमाल की चीजें हैं ये। जी। कुछ एक झलक मिल सकती है फड़ की। देखिए फड़ का क्या है कि मतलब वो जैसे भाई बापूजी की जो फड़ है उसमें स्टोरी है कि वो कैसे वीर, मतलब उन्होंने कैसे समाज को मतलब वो उन सब जितनी भी लोक परंपराएं थी उससे थोड़ा इतर लेके गए हैं आप। और बस अभी तो मुझे इतना ही। जी।
अंशु जी, क्या ऐसा संभव नहीं है कि हमारा जो लोक संगीत जो गाया जा रहा है उसमें जो युवा हैं, हाँ। जो अपने घर परिवार से उसमें जुड़े हुए हैं, जी। वो आज के आधुनिक वाले जो युवा हैं उनसे मेल मिलाप करके इस संगीत को एक सामंजस्य बिठा सकें? मैडम है नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सो भी लियो हाँ, ई हाँ, विषय पर हाँ, हाँ आधुनिक जी। युग में राजस्थान लोक हाँ संगीत। हाँ बिल्कुल। अभी अगस्त में एक कॉन्फ्रेंस मैंने ICSSR के उसमें ली जी। और वो बड़ी सक्सेसफुल रही, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो उसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन उसमें बहुत विषय जो था वो जी। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी। फोक सॉन्ग एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पे हमने बात की। उस मंच पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी हमारे पास बहुत सारे लोग मिले और मुझे ये कहते हुए कोई अफसोस नहीं है कि राजस्थान का जो संगीत है उस पे काम बाहर वाले ज्यादा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और इतना सारा उस पे हमें मैटर मिला और हम लोगों ने उसकी एक बुक भी निकाली है जी। जिसके अंदर जितने भी हमारे रिसर्च पेपर्स थे, हाँ जी। क्योंकि रिसर्च, अब आप सोचिए राजस्थान का लोक संगीत जो कि हमारे यहाँ सब जगह व्याप्त होना चाहिए, हाँ। उस पर हमें रिसर्च करने की जरूरत है। जी। तो ये कहीं ना कहीं हमें जो विसंगतियां हैं वो जी। हमें बताता है। जी। तो और उसके अंदर हमारे CP देवल साहब पद्मश्री, रामदयाल जी पद्मश्री, मालिनी अवस्थी जी और भी हमारी गुलाबो जी, जी। उन लोगों ने भी शिरकत की और उन्होंने बताया कि इम्पैक्ट तो है हमारे लोक संगीत पे, इम्पैक्ट तो है, हाँ। लेकिन इसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं, क्या हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि जो स्थापित कलाकार है उसको ज्यादा अनुभव होता है इन सब चीजों का और उन्होंने उस पर कितना काम किया है। मेरे ख्याल से जो रिसर्च है, जो शोध की आप बात कर रही हैं कि रिसर्च करना पड़ रहा है, ये आवश्यक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब जो पीढ़ी आने वाली है, हाँ। जो बहुत छोटी, जो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, उनके लिए वो शोध बड़ा काम का रहेगा जब वो उसको पढ़ेंगे या जरा भी बिल्कुल, रुचि दिखाएंगे तो। है। बिल्कुल। शोध की जो मतलब उसका जो मुख्य बिंदु है वो है भी वही कि आपने या तो उसको रिसर्च किया है या फिर आप अपने हिसाब से मतलब उसको संकलित कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप जगह जगह जाके उन चीजों को आप इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ। तो राजस्थान जो हमारा विश्वविद्यालय है उसका संगीत विभाग, राजस्थान कॉलेज और ICSSR ने जो प्लेटफॉर्म दिया, हाँ। वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था। और उस पे क्योंकि मैं मेरी जो मैडम है माया रानी टाक मैडम, मैं उनका यहाँ जिक्र ज़रूर से करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया और बहुत अच्छे ढंग से मुझे बताया कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। और कोमल जी की पूरी फैमिली, अभी कुलदीप जी वो जो रूपायन संस्थान है जी। और जो अन्ना झरना जो म्यूजियम है हाँ वो उसको साथ में उसमें काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो रिसर्च तो बहुत बाकी है अभी तो मुझे ही, अभी आपने बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में डाली है जिस पे जाके मुझे काम करना है और मुझे उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेनी है। फिलहाल तो आपको एक काम करना चाहिए, इतनी मीठी आवाज में जो आप बातें कर रहे हैं, एक गाना और सुनेंगे आपसे हमको, ये सब अच्छा मीठा सा लोकगीत जो आपके जहन में आ रहा है। ठीक आपको पसंदीदा। जी मैं क्योंकि मैं मालपुरा से हूँ और कल्याण जी हमारे डिग्गी कल्याण बहुत जी, खास है। तुम्हारा डिगीपुरी का राजा चाल से हाँ, आज डिगीपुरी का राजा के अलावा भी एक गाना नहीं, है, मतलब वो भी चाल से कुल मिला के बिल्कुल बिल्कुल। और ये गीत मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। अच्छा। तो वाह। मेरी माँ भी बहुत लोकगीत गाती है। अच्छा। तो मारा केसरिया कल्याण माने भूल मत जाजो सा, मारा कला धनी कल्याण माने भूल मत जाजो सा, माने भूल मत जाजो सा, मत ना लोग हंसा जो सा, माने भूल मत जाजो सा, मत ना लोग हंसा जो सा, मारा कला धनी कल्याण माने भूल मत जाजो सा, मारा दीनानाथ कल्याण माने भूल मत जाजो सा, ऊंची पेड़ी कल्याण की चढ़ी न उतरी जाए, ऊंची पेड़ी कल्याण की चढ़ी न उतरी जाए, खींचो मारा कला धनी सु, खींचो मारा कला धनी सु, हाथ पकड़ ले जाए, मारा सांवरिया कल्याण माने भूल मत जाजो सा,
छे रे बाजे छे हमे बाजे छे रे बाजे छे थार बाजे थार दावजे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा थार बाजे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा रे डिगीपुरी का राजा रे डिगीपुरी का राजा थार बाजे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा थार बाजे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। वाह भाई वाह, मजा आ कल्याण गया। धनी का डिगीपुरी का राजा का बाजा बजा ही दिया। हाँ, ढोक लगा दी हमने कल्याण जी के चरणों में। थाने एक बात बताऊं, अब बार में पाची जासी हूँ, जब भी गेले ही घर जासी हूँ। हमारे सास लोग केकड़ी के करने पड़े हैं तो मैं भी गेले ही जासी हूँ। मैं तो डिगी का चौराया की पकौड़ियाँ और खा जासी हूँ। पूनम जी, आपको पता है कि अंशु जी सुर नर्तकी अलंकरण से विभूषित हैं और भी कई सम्मान आपकी झोली में, और 2 किताबें भी आपने लिखी हैं, राजस्थानी लोक सांगीतिक यात्रा और समय से जूझती कलाएं। हाँ जी, तो ये जो पुस्तक आपने लिखी है, किस तरह का सार इसमें समाया है? देखिए, सांगीतिक यात्रा में तो जितना भी लोक संगीत का जो यात्रा थी, मैंने आपको अभी जिक्र भी किया जी। है कि किस तरीके से राजस्थान का जो संगीत है उसने एक बहुत ही लंबी यात्रा की है और फिर अभी उस मंच पर वो स्थापित है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने वो जो मतलब वो जो पुस्तक थी कोमल जी की, मैंने उसमें पढ़ा था कि 1980 के अंदर जो कार्यक्रम हुआ लंगा मांगणियार का आनंद सिनेमा जोधपुर में, जी। ऑल इंडिया रेडियो का एक कोई समारोह था, उस मंच पर जाने के बाद वापस से पुनः स्थापित हुए। तो वो 50 से लेकर 80 की जो यात्रा थी वो बड़ी कमाल की यात्रा थी। जी जी जी। और उसके अंदर जो सांगीतिक जो परिवर्तन हुए और लोगों के अंदर जो मतलब उसके लिए जो वापस से भाव आए, जो उनका विश्वास बढ़ा, उस यात्रा पर वो मेरी पुस्तक है। जी। और जो दूसरी पुस्तक है वो है समय से जूझती कलाएं। आज मैं मुकेश गर्ग सर का नाम लेना चाहूंगी इसके लिए। और मुकेश गर्ग सर एक हमारे बहुत ही आदरणीय गुरुजी हैं। उन्होंने जब हमारा एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ और थोड़ा पढ़ती पढ़ाती भी हूँ, तो जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि क्यों नहीं इस पे काम करते हो तुम लोग, क्योंकि उस टाइम कोविड का दौर चल रहा था। तो कोविड के दौर में हमें बहुत असलियत पता चली हमारी कि आखिर कलाओं के साथ में क्या हो रहा है। तो उसके अंदर सारी चीजें हैं, उसमें मतलब किस प्रकार हमारी कलाएं जूझ रही हैं, आर्थिक उनके जितने संकट हैं, उनकी जितनी चुनौतियां हैं, उस पर वो सारे संकलन है। और इस तरह से मैंने मैडम का सुर नर्तकी को जो आप बताया अभी के साथ मैंने यहाँ समझ में आवे तो मैडम का सुरा के साथ ही खेलो या थोड़ा घना और नृत्य भी है? हाँ जी, मैं डांस मैं नृत्य भी करती हूँ और राजस्थानी लोक नृत्य तो मेरा ऐसा पसंदीदा वो है, सब्जेक्ट है। मैं भले उसे पढ़ाती नहीं हूँ लेकिन वो फिर भी मेरे रग रग में बसा हुआ है। मुझे बचपन से ही लोक नृत्य में करती आई हूँ और शायद संगीत लेने का जो वो था वो भी मेरा लोक नृत्य से होकर ही आया है। और आप संगीत दे भी रही हैं अब। शिक्षा भी दे रही हैं। वो मुझे नहीं पता, वो बस उस प्रभु की वो रहे, मेरे पे कृपा रहे कि जो मुझे थोड़ा बहुत मैंने काम किया है और जो मैं कर रही हूँ वो बस पहुंचे अच्छी जी। चलते चलते ना हम ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे अब राम राम कहने की बारी आने वाली है। बातें तो बहुत सारी हैं, तो चलते चलते लोक संगीत के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, विशेष रूप से युवाओं को? देखिए, लोक संगीत के लिए बस एक यही बात बोलना चाहूंगी मैं विशेषकर युवाओं को कि लोक संगीत कहीं कोई भी विधा से कम नहीं है। शास्त्रीय संगीत हो, फिल्मी संगीत हो, पर आपको उसको सहजना है, मतलब सजाना है उसको जो उसका रूप है उसी के साथ आपको उसको प्रस्तुत करना है। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आपको एक बहुत अच्छा एक पायदान मिलेगा। आप बहुत सारे कलाकारों को देख लीजिए जिन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण और अभी हमारे राजस्थान के कितने सारे कलाकारों को अभी मिला है, पद्म अवार्ड मिला है, पद्म पुरस्कार सम्मानित हुए। बिल्कुल, तो वो कहीं कम नहीं है। आपकी जो विशेष ख्याति होगी वो उसको उसी तरीके से सजाने में है। तो आप उसको बिना कुछ सोचे, बिना कुछ उसको लेके आप उसको बिल्कुल अपना व्यवसाय बनाएं, आप मंचीय स्थापित कलाकार बने और उसको क्लासिकल म्यूजिक से, फिल्मी म्यूजिक से कम ना समझे और मिक्स भी ना करें। उसकी मौलिकता बनाए रखें। मौलिकता बनाए। और भी सबसे बड़ी बात है कि मतलब आप न चाहते हुए भी अपने आप में कलाकार कहला सको। बिल्कुल, हमारे तो आज ही समझ में आई है कि मैं भी कलाकार हूँ। मेरा छोटा मोटा गीत गावा है तो कलाकार लोक संगीत की तो मैं भी हूँ। बिल्कुल। तो पूनम जी,
अब चलने का समय हो गया, लेकिन चलने से पहले दर्शकों से हम ये कहेंगे भाई दीपावली का त्यौहार है, 5 दिवसीय त्यौहार है, खूब उमंग उल्लास से मनाइए। और क्योंकि दीपावली पर हम पटाखे भी चलाते तो बाल गोपालों का ध्यान रखिए, संभल कर आतिशबाजी कीजिए, उसमें भी उल्लास है अपना, लेकिन त्यौहार में कोई खलल ना पड़े, सावधानी आवश्यक है। और खूब अच्छी तरह मिठाइयाँ रोशनी खाइए। को त्योहार है सर, आपका घर है, आपका घर परिवार में घनी सारी खुशियां ले रहा है। मैं तो ई मंगल कामना के साथ ही आपने शुभकामनाएं देवा। और सबसे बड़ी बात, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके चरण छू लिए तो मान लीजिए सारा आशीर्वाद यूं ही मिल गया, आपकी सारी समस्याएं समाप्त। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है आपने। और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को संजोए रखें। हाँ। और इसी तरह हर्ष उल्लास के साथ मंगल कामनाएं लेते रहें, बड़ों की और छोटों को आशीर्वाद देते रहें और खूब अच्छे से इस त्योहार को मनाएं। डॉक्टर अंशु वर्मा जी, आप आई हैं और हमें लगता है कि आप जैसे प्रतिष्ठित लोग ही जब संगीत कहीं बिगड़ेगा तो आप ये कहेंगे कि तुम देना साथ मेरा जब कोई मुश्किल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मंच मुझे मिला है उसमें दूरदर्शन और आप सभी का भी मैं बहुत आभार करना चाहती हूँ और बहुत ही साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए गाना बजाना तो हमें मिल जाता है, लेकिन ये जो चर्चाएं हैं ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आगमन के लिए। जी नमस्कार।